जल्दी से बताओ क्या लिखा? नागभट्ट प्रथम। चलो बोर्ड पर देखो जल्दी से और लिख लो। चलिए अब देखो स्टूडेंट, बोर्ड पर हम कवर करते हैं किसको? नागभट्ट प्रथम को। जल्दी से, नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम के पॉइंट देख लो स्टूडेंट। नंबर फर्स्ट, उपनाम। उपनाम में याद रखिएगा उपनाम में याद रखिएगा स्टूडेंट, राम का प्रतिहार, मलेच्छों का नाशक, और इंद्र के दंभ का नाशक भी कहा गया। याद रखिएगा। उसके बाद इनके दरबार को नागाऊ लोक कहा गया। कौन सा लोक? नागाऊ लोक कहा गया। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, नागभट्ट ने चावड़ों को पराजित कर, चावड़ों को पराजित कर भीनमाल पर अधिकार किया तथा राजधानी बनाई। राजधानी बनाई। याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट अच्छे से याद रखिएगा स्टूडेंट, स्टार और नोट लगाकर साम्राज्य विस्तार। एक मिनट। दूसरी राजधानी, इनकी दूसरी राजधानी जो थी स्टूडेंट, याद रखिएगा, वो थी उज्जैन। फिर लिखोगे साम्राज्य विस्तार। इनका साम्राज्य विस्तार था मंडोर से लेकर भड़ोच तक। और भड़ोच कहाँ है? हाँ जी, गुजरात तक। लिख लो जल्दी से। लिख लो जल्दी से। जल्दी से लिखो स्टूडेंट।
सर कल एमसीक्यू क्लास है क्या? हाँ जी, कल एमसीक्यू क्लास बिल्कुल लेंगे आपके। जल्दी से लिखो। हाँ बिल्कुल, याद रखिएगा इस नागभट्ट प्रथम को गुर्जर प्रत्यार वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा गया, गुर्जर प्रत्यार वंश का, और जालोर के गुर्जर प्रत्यारों का या बीनमाल के गुर्जर प्रत्यारों का सिर्फ संस्थापक कहा गया। ओके, ध्यान रखें इस बात को। जल्दी से लिखो। लिख लिया सभी ने? सभी ने लिख लिया ना? आगे देखो स्टूडेंट, फिर लिख लीजिएगा। अगला जो राजा होगा वो होगा कक्कुस्थ, कक्कुस्थ या कक्कुक। याद रखिएगा इन्होंने मंडोर में विजय स्तंभ का क्या करवाया? निर्माण करवाया। यह राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन विजय स्तंभ, दूसरा सबसे प्राचीन विजय स्तंभ। नेक्स्ट सुनिएगा स्टूडेंट, अगले पॉइंट में ये कक्कुस्थ हो गया, और कक्कुस्थ के बाद वत्सराज। वत्सराज का पॉइंट लिखिएगा स्टूडेंट। फर्स्ट उपाधियां। उपाधियों की बात करूं तो इनकी उपाधियां अच्छे से याद रखिएगा। एक तो थी जयवरा और एक थी रणहस्तिन। रणहस्तिन दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान जो थे, एक था उदोत्तन सूरी और एक था जीन सेन सूरी, और इन दोनों को मैंने बाहर सामान्य जानकारी में लिखाया है। इसने लिखा कुवलय माला और इसने लिखा हरिवंश पुराण। फिर लिखोगे वत्सराज के समय कनौज को लेकर त्रिपक्षीय त्रिदलीय संघर्ष हुआ, और ये त्रिपक्षीय त्रिदलीय संघर्ष जो हुआ तीन राजवंशों के मध्य हुआ। गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और कौन सा वंश? राष्ट्रकूट वंश। गुर्जर प्रतिहार का राजा था वत्सराज, पाल वंश का राजा था धर्मपाल, और राष्ट्रकूट वंश का राजा था दुर्व। लिख लो जल्दी से।
जल्दी से लिख लीजिए स्टूडेंट, जल्दी से लिख लो। आज एक दो सभ्यताएं पढ़ लेंगे तो कल बर्डन नहीं रहेगा। और दो क्या, आराम से तीन, हाँ 2 सभ्यता तो हो ही जाएगी। कालीबंगा और आहड़ तो पढ़ ही लेंगे, बड़ी बड़ी सभ्यताएं। जल्दी से लिखो स्टूडेंट। यहां पर एक पॉइंट ऐड करो। पहले लिख रहे हो, लिख लो लिख लो, जल्दी से लिखो। लिख लो जल्दी से। वत्सराज, वत्सराज की उपाधियां अच्छे से याद रखोगे स्टूडेंट। जयवरा, ध्यान रखिएगा, जयवरा। लिख लिया, लिख लिया ना। एक पॉइंट लिखो इसी त्रिपक्षीय संघर्ष के नीचे, स्टार और नोट लगाकर लिखो। इस समय कनौज का राजा इंद्रायुध था। इस समय कनौज का राजा इंद्रायुध था। कौन था? इंद्रायुध था। इंद्रायुध लिख लिया, लिख लिया ना। ओके, लिखो एक पॉइंट और, वरना पूरा ही मामला बिगड़ जाएगा। लिखो वत्सराज ने कनौज के इंद्रायुध को पराजित कर, वत्सराज ने कनौज के इंद्रायुध को पराजित कर, पराजित कर पराजित कर कनौज पर अधिकार किया, कनौज पर अधिकार किया। लिख लिया स्टूडेंट? अरे लिख लिया ना। नेक्स्ट आगे देखो स्टूडेंट, ये वत्सराज हो गया। अब अगला राजा है नागभट्ट द्वितीय। कौन है? नागभट्ट द्वितीय। तो सबसे पहले नागभट्ट द्वितीय को देख लीजिए, फिर बाद में लिख लीजिएगा। नागभट्ट द्वितीय का पहला ही पॉइंट, इनका राष्ट्रकूट के राजा इंद्र तृतीय के साथ संघर्ष हुआ। याद रखिएगा, फिर स्टार और नोट लगाकर लिखोगे। नागभट्ट ने सांबर के नागभट्ट ने सांबर के गुवक प्रथम की सहायता से चक्रा युद्ध को पराजित कर
चक्रा युद्ध को पराजित कर कनौज पर अधिकार किया, कनौज पर अधिकार किया तथा गुज्जर प्रत्यार वंश की क्या बनाई? एक मिनट रुको, हाँ सही है, पराजित कर कनौज पर अधिकार किया तथा गुज्जर प्रत्यार वंश की राजधानी बनाई। याद रखिएगा, नागभट्ट ने, ये नागभट्ट द्वितीय है, ध्यान रखिएगा, नागभट्ट द्वितीय ने गुवक को वीर की उपाधि प्रदान की। फिर लिखोगे अगले पॉइंट में उपाधियां, और उपाधियों में लिखोगे फर्स्ट परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर, याद रखिएगा। और उसके बाद सेकंड उपाधि जो होगी वो होगी कर्ण की उपाधि। नेक्स्ट स्टार और नोट लगाकर चंद्र प्रभु सूरी द्वारा रचित प्रभावक चरित्र ग्रंथ के अनुसार चरित्र ग्रंथ के अनुसार नागभट्ट ने गंगा नदी में समाधि ली। लिख लीजिए, बस अब 3 राजा और है, फिर गुज्जर प्रत्यार राजवंश खत्म। सर मैंने कहीं गोविंद तृतीय पढ़ा है, तो मैंने क्या लिखा है? इंद्र तृतीय लिख दिया। स्टूडेंट, इंद्र तृतीय को काटो, गोविंद तृतीय। बिल्कुल सही पढ़ा भाई तूने, गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय, बहुत बढ़िया। लिखो जल्दी से स्टूडेंट। बिल्कुल, राष्ट्रकूट वंश का राजा होगा गोविंद तृतीय, जिससे संघर्ष चलेगा और इस संघर्ष के दौरान नागभट्ट की हार भी होगी, ध्यान रखना। इंद्र तृतीय का जो संघर्ष होगा वो होगा महेंद्रपाल प्रथम से। जल्दी से लिखो। राकेश भाग गया क्या? इधर कैसे आया? नींद आ रही है? लिखो जल्दी से लिखो।
कल 2 बैच कंप्लीट होंगे, एक B2 और एक B13, B13। जल्दी से लिखो स्टूडेंट। हाँ, क्या दिक्कत हुई? नागभट्ट ने कुछ अड़िंगा किया क्या? तन कौन क्यों? नहीं नहीं, आप बैठे रहो। आप एक दिन के मेहमान हो, कल अपने देश बिरादरी चले जाना। वो आंदोलन था ना, अंग्रेजों भारत छोड़ो। लिखो जल्दी से। नवीन, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे कि सर आपका बॉडीगार्ड तो दिखा दो। अभी बिल्कुल आपको दिखाएंगे। सर क्या बात कर रहे हो, हम B2 और B13 मतलब 3rd ग्रेड के इतने बैच लग गए। हाँ, तो ये मैं तभी तो कह रहा हूँ तुम मरो, पढ़ाई करते रहो। तुम सोचते हो कि कंपटीशन है ही नहीं, वैकेंसी आने के पहले सोच लो कि तैयारी कितने कर रहे हैं। समझ में आया ना? इसलिए अभी तैयारी कर लो और जब वैकेंसी आए तब अच्छे से रिवीजन करना और पढ़ाई करना। लिख लिया? ये लिख लिया? लिखो आगे। अगले राजा रामभद्र, इनके पुत्र का नाम मिहिर भोज था। कौन सा भोज? मिहिर भोज। मिहिर भोज ने, आवाज नहीं रे, अपने पिता रामभद्र की हत्या की। इसलिए इन्हें गुज्जर प्रत्यार वंश का क्या कहा गया? पितृहंता कहा गया। नेक्स्ट, अगले राजा मिहिर भोज। देख लो अच्छे से। नंबर फर्स्ट, इन्होंने अरबों के आक्रमणों को क्या किया? विफल किया। नेक्स्ट, आगे कोष्टक में लिख लो, सेना नायक जुनेद खां को पराजित। अरब यात्री सुलेमान इनके समय भारत यात्रा पर आया तथा सुलेमान ने अपनी पुस्तक, कोई नाम बताएगा रे? किताब उल हिंद वल सिंध में मिहिर भोज को अरबों का अमित्र
इस्लाम का शत्रु व इस्लाम धर्म के लिए दीवार कहा। लिख लो जल्दी से। नयन को पूरा उत्कर्ष जानता है। जल्दी से लिखो स्टूडेंट। जल्दी से लिख लो स्टूडेंट। लिखो जल्दी से। स्टार्टिंग में मैंने तुम्हारे इस बैच को बड़ी गालियां दी मैंने, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा पूरा शेड्यूल बिगड़ गया था। बिल्कुल 2 महीना अच्छे से मैंने रोटेशन बना रखा था। तुम्हारा बैच ऐसा आया कि पूरा रोटेशन बिगाड़ दिया। 6:15 से मैंने प्योरली छुट्टी ले रखी थी। प्योरली 6:15 के बाद कोई क्लास नहीं होगी। फिर क्या करें, तुम पता नहीं किधर से आए। बस अब वापस विधिवत रूप से कल और समस्या रहेगी। परसों से वापस जो 2 महीने से काम छूटा हुआ था वो वापस स्टार्ट हो जाएगा। मिहिर अभी लिखाऊंगा ना। कंट्रोल कंट्रोल मजनू कंट्रोल। मजनू नहीं, शांतिलाल जी। हाँ बिल्कुल, वर्कआउट के लिए जाना पड़ता है क्योंकि थोड़ी नसों के अंदर प्रॉब्लम्स आ गई, तो उसकी वजह से थोड़ा वर्कआउट करना पड़ता है। अब वापस स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुलेमान की तो है किताब उल हिंद वल, किताब उल सिंध है। किताब उल सिंध वल हिंद है, मैंने उल्टा लिख दिया भाई, ध्यान रखना। किताब उल सिंध वल हिंद। किताब उल सिंध वल हिंद। ओके अबू बकर, इन्हीं की है। लिखो जल्दी से।
लिख लिया स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट लिखो, मिहिर भोज के दरबार में चौहान, चालुक्य, चैदी व गुहिल वंश के राजा सामंत बनकर उपस्थित होते। तो सोच लो मिहिर भोज कितने ताकतवर थे। नेक्स्ट अगले पॉइंट में याद रखिएगा स्टूडेंट, मिहिर भोज ने चांदी व तांबे के क्या चलाए? सिक्के चलाए तथा इन पर श्रीमद आदिवरा अंकित करवाया। नेक्स्ट स्टूडेंट उपाधियां, ये ले भाई शांतिलाल जी, उपाधियां। नंबर फर्स्ट आदिवरा। आदिवरा की उपाधि की जानकारी मिलती है ग्वालियर प्रशस्ति में। आपने एक चीज पूछी, मैं पूरी बता रहा हूं। सेकंड याद रखोगे प्रभास पाटन। प्रभास पाटन की उपाधि मिलती है दौलतपुर लेख में। और नंबर थर्ड संपूर्ण पृथ्वी का विजेता कहा गया। विजेता बग्रमा लेख में। बग्रमा लेख में लिख लो जल्दी से। सर इनकी कहानी नहीं है, सिर्फ पॉइंट ही है। याद रखना याद रखना राजा जो भी हुए गुर्जर प्रत्यार वंश के, इनकी विस्तृत जानकारी विद्वानों ने भी नहीं दी। तो कहां से कहानी बताएंगे आपको? क्या है, आप ही बोल देते गुप्त रूप से। ये किसने भेजा? मर जाएगा, कल बताऊंगा, ठीक है? ये लो, और ग्वालियर प्रशस्ति किसके समय उत्कीर्ण हुई? मिहिर भोज के समय ही। मिहिर भोज के समय ग्वालियर प्रशस्ति की रचना 880 ईस्वी में बालादित्य ने की। हाँ बिल्कुल, परम बटारक महाराजा धीराज भी थी, पर ये नहीं लिखनी है क्योंकि इनके पहले धारण कर ली थी नागभट्ट ने। किसने? नागभट्ट ने। जल्दी से लिखो।
लिख लिख। बहुत धीरे लिखता है तू, है ना? कोई बात नहीं, लिख ले लिख ले, आराम से लिख ले, आराम से। छोड़ता तो नहीं है? पहले बता, पीछे पलट। हाँ, पूरा लिखना है ना, छोड़ना नहीं है। और कहीं पे छूट जाए तो बाद में देख के लिख लेना। और ऐसे घबराना नहीं है, बेवकूफ इंसान, मैं कोई मारूंगा थोड़ी। ठीक है? क्या नाम है तेरा? लिखो जल्दी से। ये घबरा जाता है, इसीलिए तो मैंने इसको कहा घबरा क्यों रहा है। लिख लिया स्टूडेंट? अरे लिख लिया क्या सभी ने? ओके, अब आगे हेडिंग डालो, जल्दी से लिख। सुनील लिख लिख। लिख लिया? ओके, नेक्स्ट। स्टूडेंट अब बोर्ड पर देखो, बाद में लिख लेना, कहीं मिस्टेक हो सकती है। दो कंफ्यूजन वाले राजा है, एक है महेंद्र पाल। कौन सा पाल? प्रथम। और एक है महिपाल। कौन सा पाल? महिपाल प्रथम। अब सुनो और समझो महेंद्र पाल और महिपाल के बारे में। महेंद्र पाल का अच्छे से याद रखिएगा स्टूडेंट, कंफ्यूजन वाली दोनों की उपाधियां है। तो एक की उपाधि देखो, उपाधि, और उपाधि के अंदर लिखोगे सबसे पहले महेंद्र पाल की देखिएगा, रघुकुल चूड़ामणि। कौन सी मणि? रघुकुल चूड़ामणि। निर्भय राज, निर्भय नरेश, निर्भय नरेश, आर्यवर्त के महाराजा धीराज। सॉरी, ये इनकी नहीं है, ये महिपाल की है। निर्भय नरेश और महेंद्रा युद्ध। महेंद्रा युद्ध। फिर इनका पॉइंट याद रखोगे, दरबारी विद्वान। इनका दरबारी विद्वान था स्टूडेंट राजशेखर। कौन सा शेखर? और राजशेखर ने जो ग्रंथों की रचना की वो थे कपूर मंजरी, काव्य, मीमांसा, विदसाल, भंजिका, बाल रामायण, बाल भारत, बाल भारत और भुवन कोश। कौन सा कोश? भुवन कोश। अब महिपाल को देख लीजिएगा, महिपाल की उपाधियां, उपाधियों में याद रखोगे इसकी उपाधि है रघुकुल मुकुटामणि। मुकुटामणि। हैरंबपति। कौन सा पति? हैरंबपति। और आर्यवर्त के महाराजा धीराज।
फिर स्टार और नोट लगाकर इनके समय अरब यात्री अल मसूदी भारत आया। लिख लो जल्दी से। जल्दी से लिखिए स्टूडेंट। हाँ अब बिल्कुल सही है, अब लिख लो। नोट्स मिल गया आपको? लिख लो जल्दी से। किसी को एक्स्ट्रा मत देना, ये ध्यान रखना। कोई कहे कि है ना मेरा फ्रेंड नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं आया तो उसके घर बैठा रहेगा। हाँ टूपा दे देना इसको अगर ये मांगे तो। जल्दी से लिख लीजिए स्टूडेंट। इसके बाद बस दो राजा और बचे हैं, एक राज्यपाल और एक यशपाल। हाँ जी बिल्कुल आपके अपलोड हो जाएगी, टेंशन मत लो। ऑनलाइन वालों आपको भी बिल्कुल मिल जाएगी।
अरे आवाज नहीं, दे देंगे, सबको दे देंगे। हाँ, चोट से बोलो। महिपाल का लास्ट उपाधि हैरंबपति आर्यवर्त के महाराजा धीराज। लिख लिया? अरे लिख लिया क्या सभी ने? लिख लिया? हेडिंग डालो राज्यपाल। राज्यपाल, हाँ राज्यपाल, ये राजा का नाम है। भाई टेंशन में आ गया कि सर पॉलिटी कैसे पढ़ाने लग गए। राज्यपाल, सबको एक एक ही दोगे, कोई दो कचौरी मांगे तो नहीं देनी है, और चुपचाप खाल के ध्यान रखना, ये पार्टी दे दी है मैंने। लिखो चुपचाप, छमोचे लिखो जल्दी से, आवाज नहीं। लिखो राज्यपाल का एक ही पॉइंट लिखो, इनके शासनकाल के समय, इनके शासनकाल के समय राज्यपाल के, इनके शासनकाल के समय महमूद गजनवी ने, महमूद गजनवी ने, किसने? महमूद गजनवी ने कनौज पर 1018 ईस्वी में आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने कनौज पर आक्रमण किया। लिख लिया? अरे भाई स्टार्टिंग से बोल वापस। 1018 ईस्वी में आक्रमण किया। लिख लिया? आगे लिखो स्टूडेंट, अगले पॉइंट में लिखो, हेडिंग डाल दो यशपाल, और यशपाल का लिख दो गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा। लिख लिया? हेडिंग डालो नए पेज में, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। क्या ढाई छाके? अरे कमीनों, क्या ढाई छाके? क्या करना है? लिखाऊं ढाई छाके? अरे कहाँ लिखाऊं? सुन लो पहले, सीधा ओरली याद कर लो, फिर क्लास में जब रिकॉर्ड हो जाए ना तब घर पे जाके लिख लेना। देखो जैसलमेर का प्रथम शाखा जो हुआ था वो हुआ था आपके मूल राज के समय। किसके समय? हाँ, मूल राज प्रथम शासक था, और इधर शासक था दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अब काफ़ी ज़्यादा बुकों के अंदर इसका सन दे रखा है 1299 और 1300, कान खोल के सुन लेना। पर 1299 1300 के समय तो अलाउद्दीन ने जैसलमेर के विरुद्ध अभियान प्रारंभ किए थे। ये शाखा जो हुआ था 1312 और 1313 में हुआ था। कंप्लीट ना? केसरिया भी हुआ मूलराज के नेतृत्व में, और इनकी रानियों ने जौहर भी किया। ओके, अब दूसरा जो शाखा हुआ था, याद रखिएगा स्टूडेंट, राव दुदा और मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, फिरोज तुगलक के समय। ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या हुआ था स्टूडेंट, सुनना और समझना। एक घटना हुई थी, केसरिया और जौहर तो दोनों ही हुआ, पर राव दुदा की जो पुत्री थी वो छोटी थी, बिल्कुल छोटी थी। और मैंने आपको पहले ही बताया कि क्षत्रियों की परंपरा हुआ करती थी कि कुंवारी लड़की कभी भी अग्नि जौहर
नहीं कर सकती। तब याद रखना, एक 5 वर्षीय पुत्र के साथ, 5 या 7 वर्षीय या 11 वर्षीय एक सेनानायक का पुत्र था, उसके साथ विवाह करवाया गया उस पुत्री का, और उस पुत्री ने भी अग्नि जौहर किया था। कान खोल के सुन लेना, ये घटना हुई थी जैसलमेर के दूसरे साके के दौरान। अब जिसको तुम अर्ध साका कहते हो वो हुआ था लूणकरण भाटी के समय। किसके समय? लूणकरण भाटी का अच्छे से याद रखिएगा। लूणकरण भाटी के समय हमारे जैसलमेर के क्षेत्र की तरफ से कुछ हिंदुओं को पकड़कर सिंध की सेना पकड़कर ले गई। लूणकरण भाटी गए, उन हिंदू सैनिकों को और जनता को बचाकर लेकर आए और उनको वहां पर इस्लाम धर्म कबूल करवा दिया गया था। उन्होंने, किसने? लूणकरण भाटी ने उनको वापस हिंदू बनाने के लिए एक जेतबंद यज्ञ करवाया। क्या करवाया? और जेतबंद यज्ञ से उन सभी हिंदुओं को वापस हिंदू बनाया जिन्होंने सिंध में इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। ओके, अब सुनो, जब लूणकरण भाटी राजा थे तब कंधार का अमीर अली बेग, बोलो कौन था? हाँ, अमीर अली बेग वो कंधार छोड़कर जैसलमेर की तरफ आया और जैसलमेर के लूणकरण भाटी से सहायता मांगी। क्या मांगी? सहायता मांगी। तब लूणकरण भाटी ने उसको शरण भी दी थी और पगड़ी बदल भाई बनाया। पगड़ी बदल भाई बनाया। पगड़ी बदल भाई का मतलब हमारी राजस्थानी भाषा में बोले तो धर्मेला भाई। कौन सा भाई? अब लूणकरण भाटी को यह नहीं पता कि मैंने जिसको शरण दी है इसकी नजर मेरे साम्राज्य पर है। और एक बार क्या हुआ, लूणकरण भाटी की अधिकांश सेना जैसलमेर यानी दुर्ग से बाहर गई हुई थी। तो फायदा उठाया इसका किसने? अमीर अली ने। अमीर अली ने संदेश भेजा किसको? याद रखिएगा, लूणकरण को। कहा कि भ्राताश्री मेरी बेग में और मेरे सैनिकों की बेग में काफी दिनों से जिद कर रही है कि हम जैसलमेर जाएंगे और रानियों से मिलेंगे। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं और मेरे सैनिकों की बेग में दुर्ग में लेकर आ जाए मिलाने के लिए। तो लूणकरण भाटी को यह षड्यंत्र पता नहीं था। लूणकरण भाटी ने कहा भाई तू भाई है, पूछना क्या है, आजा। तो स्टूडेंट अमीर अली बेग बेगमों के वेश में किनको लेकर गया? सैनिकों को। और जैसे तैसे करके दुर्ग में क्या मिल गया? प्रवेश, क्योंकि वो बेगमों के वेश में सैनिक थे। प्रवेश मिला, पर दुर्ग में प्रवेश होते ही बाहर जो द्वारपाल और पहरेदार थे उनको पता चल गया, पर प्रवेश तो मिल चुका था। अधिकांश सेना जैसलमेर की बाहर गई हुई थी। तब याद रखना स्टूडेंट्स, पहले सैनिकों ने संदेश भेजा ऊपर दुर्ग के अंदर कि अमीर अली बेग बेगमों के वेश में सैनिकों को लेकर दुर्ग में प्रविष्ट हो चुका है। तब स्टूडेंट क्षत्रियों की संख्या दुर्ग में कम थी। तब क्षत्रियों ने तो कहा कि हम लड़ते दम तक, मरते दम तक लड़ते रहेंगे और दुश्मनों से लड़ते हुए क्या करेंगे? केसरिया। तब रानियों ने कहा कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम क्या कर सके? जौहर कर सके। तब याद रखना, क्षत्रियों ने दुश्मनों से अपने रानियों के सतीत्व की रक्षा है तो उन रानियों ने भी कहा कि आप अपनी ही तलवार से हमें मौत के घाट उतार दो। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, जो भी क्षत्रिय सैनिक थे उन्होंने अपनी ही तलवारों से अपने बच्चों और रानियों को मौत के घाट उतारा और अंतिम क्षणों तक लड़ते रहे अमीर अली बेग की सेना से। तो देखो, केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ, इसलिए इसे कहा गया अर्ध शाखा। कौन सा शाखा? समझ में आया ना? ये हुआ था आपके 1550 और 51 में। ओके, ये 2.5 शाखे हो गए, या आप अच्छे से लिख लेना। ओके स्टूडेंट, हाँ, भाटी राजवंश जो मैंने ये 2.5 शाखे बताए ये पढ़ लेना आप, बस आपकी नैया पार है। और पहली बात तो भाटियों का सवाल ही नहीं पूछेगा, पूछेगा तो ये 2.5 शाखों से रिलेटेड पूछेगा। कंप्लीट ना? ओके, अब देखिएगा स्टूडेंट, हाँ वो यशपाल लिख लिया, हेडिंग डालो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं।
कौन सी बंगा? स्टूडेंट्स देखो, कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता की सबसे पहले सामान्य जानकारी देख लीजिएगा। ये पॉइंट तो आपको सामान्य जानकारी के रूप में याद होने ही चाहिए। बताओ क्या लिखा मैंने? जिला, और जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। ध्यान रखिएगा। कौन सी नदी के किनारे? गग्गर, और इसको वैदिक भाषा में कहा गया सरस्वती। कौन सी वती? हाँ सरस्वती। ये तेरा घर, ये हाँ तेरा ही घर। खोज, खोज के पहले लिखोगे सर्वप्रथम जानकारी। जानकारी किसने दी थी रे? एल.पी. टेसीटोरी। कौन सा टोरी? एल.पी. टेसीटोरी। उसके बाद लिखोगे खोज, खोज में लिखोगे 1952 अमलानंद घोष। अमलानंद घोष, याद रखिएगा। उसके बाद उत्खनन, उत्खनन जो किया था वो किया था दो जनों ने, बीबी लाल, बीके थापर। फिर लिखोगे समृद्धि काल, समृद्धि काल के अंदर लिखोगे 2350 से 1750 ईसा पूर्व। कोष्टक में लिखोगे लगभग कितने वर्ष पूर्व की? 2400 ईसा पूर्व की। फिर लिखोगे उपनाम, उपनाम में कांस्ययुगीन सभ्यता, प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता, पश्च हड़प्पा कालीन सभ्यता, कालीन सभ्यता, और दीनहीन बस्ती, दीनहीन बस्ती। जल्दी से लिख लीजिए स्टूडेंट। ये सामान्य जानकारी है कालीबंगा की, सिर्फ सामान्य जानकारी। रात को 2 बजे भी आपको कोई पूछ ले कि कालीबंगा से कभी मिले तो कहना हाँ, कि कब मिले? कि 1952 में। क्या और कौन कौन मिले? कि कालीबंगा के साथ अमलानंद घोष मिला, बीबी लाल मिला, बीके थापर मिला। हमारी मुलाकात जो हुई गंगा गग्गर नदी के किनारे हुई। यो
कि कितने साल बाद मिले आप कालीबंगा से, तो कहना है 2400 ईसा पूर्व और प्लस 2000 साल, ये लगभग 4400 साल बाद हम मिले हैं। ऐसे ये याद करने का क्या है तरीका है। साइंस वाले जो स्टूडेंट है उन्हें पता होना चाहिए रेडियो कार्बन C14 पद्धति, कार्बन 14 पद्धति पढ़ा, क्या होता है? जीवाश्म और उनकी वलय संरचनाओं के आधार पर वस्तु का काल जानना, ध्यान रखना, क्योंकि एक निश्चित समय के बाद जीवाश्म पर वलय संरचना का निर्माण होता है और उन्हीं वलय संरचनाओं के तय आधार पर कोई भी वस्तु का समय जाना जाता है कि ये कितने समय पहले की वस्तु है। ध्यान रखिएगा। सर 1857 प्रजामंडल और एकीकरण याद करवाया, वैसे ये भी याद करवा दो, आओ ऑफलाइन में। और जब आपका मतलब एग्ज़ाम आएगा ना, तो एग्ज़ाम के समय बिल्कुल आपकी ऐसे मैराथन क्लास लगवाएंगे। अब की बार पक्का सर को कहूँगा कि एग्ज़ाम के 15 दिन पहले जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है उनकी पूरी क्या लगवा दो, मैराथन क्लास लगवा दो। 150-200 क्वेश्चंस और 150-200 क्वेश्चंस के माध्यम से पूरी हिस्ट्री को कवर अप, ताकि वो रिवीजन भी हो जाए और वो सब कुछ कवर अप हो जाए। समझ में आया? ध्यान रखें इस बात को। लिख लिया ये? अरे लिख लिया क्या? हेडिंग डालो। अब इसी के अंदर प्रमाण क्या क्या मिले यहाँ से। अबू बकर हेडिंग डालो प्रमाण। प्रमाण में लिखो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ, क्या लिखा आपने? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां है। काले रंग की चूड़ियां है। अगले पॉइंट में लिखो इसका उत्खनन 5 स्तरों में हुआ। इसका उत्खनन 5 स्तरों में हुआ। लिख लिया? जल्दी से पांचों स्तर लिख दो। प्रथम स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, चौथा स्तर और पांचवा स्तर। फास्टली लिखो। हाँ लिखना जरूरी है, अभी बताऊंगा। लिखो प्रथम स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, चौथा स्तर और कितवा स्तर? पांचवा स्तर। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? स्टार्टिंग के 2 जो स्तर है इनको आगे ब्रैकेट में बंद करो। प्रथम 2 स्तरों को ब्रैकेट में बंद करो। लिखो यहां से हड़प्पा से प्राचीन प्रमाण मिले। यहां से हड़प्पा से प्राचीन प्रमाण मिले, इसलिए प्राक हड़प्पा कालीन कहा गया। इसलिए प्राक हड़प्पा कालीन कहा गया। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो। 3 है ना, इन तीनों को ब्रैकेट पे बंद करो। लिखो यहां से हड़प्पा के बाद के प्रमाण मिले। इन स्तरों से हड़प्पा के बाद के प्रमाण मिले, इसलिए इसे क्या कहा गया? पश्च हड़प्पा कालीन।
पश्च हड़प्पाकालीन सभ्यता कहा गया। लिख लिया? लिख लिया ना? अगले पॉइंट में हेडिंग डालो, नया पॉइंट अब है ना, लिखो कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता। कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता। ओए, इसमें से आवाज आ रही है, पता नहीं कैसी। सिंधु सेवड़ा की आत्मा घुस गई और दुष्ट आत्मा बोल रहा है कि एकदम आपके लिए नया मंगाया, फेंक देना बाहर इनको। क्या लिखा आपने? नगरीय सभ्यता। अब देखो एक साथ बता देता हूं, समझा देता हूं। स्टूडेंट देखो सीधा पॉइंट लेता है। कौन मर रहा है? सुनो और समझो। स्टूडेंट क्या होगा और क्या नहीं होगा, अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा क्या होता है और क्या नहीं होता है। स्टूडेंट पूरा अच्छे से समझ लेना। जोधपुर एक क्या है पहले बताओ? नगरी है। देखो पूरा एक आज के उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूं। जोधपुर नगर है तो नगर होगा तो बताओ नगर के अंदर अधिकांश घर कच्चे होंगे पक्के? कैसे होंगे? बहुत बढ़िया। अब बताओ जल्दी से, घर जो होंगे अच्छे बने हुए होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। तो अब सुनो, वापस इसके ऑपोजिटली लेते हैं कालीबंगा। कालीबंगा भी प्राचीन समय का क्या था? एक नगर था। तो नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। तो नगरीय सभ्यता होने के कारण यहाँ पर सुनना, अधिकांश घर जो थे पक्के बने हुए थे। कैसे? और पक्के भी किन से बने हुए थे? पक्की ईंटों से निर्मित। कौन सी ईंटों से? बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात बताओ, जैसे जोधपुर नगर है तो जोधपुर नगर के अंदर जितने कितने भी घर है, उनके घरों का पानी जो बाहर जाता है, क्या वो ऐसे ही जाता है क्या? पानी की निकासी के लिए नालियां बनी हुई है कि नहीं है? तो दूसरा पॉइंट सुनो, कालीबंगा के घरों का पानी जो जाता था उनके लिए भी क्या बनी हुई थी? पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये नालियां लकड़ियों से निर्मित थी। किससे? तो तुम्हें सवाल पूछ ले, लकड़ियों से निर्मित नालियों के प्रमाण कौन सी बंगा से मिले? अब सुनो, नगर के अंदर घर बड़े अच्छे होते हैं, वैसे ही सुनना, कालीबंगा के अंदर घरों की दीवारें सजावटी, फर्श अलंकृत ईंटों से निर्मित, यानी ईंटें जो थी वो अलंकृत, उनके ऊपर चित्रण हो रखा था या फिर कुछ लिखा हुआ था, कुछ भी। अलंकृत का मतलब सब आ गया। तो देखो दीवारें कैसी? सजावटी। फर्श आंगन किससे बना हुआ था? अलंकृत ईंटों से निर्मित। और घर की जो छतें थी वो ढाल नुमा थी। कैसी थी? यानी घरों का निर्माण सिस्टमेटिक रूप से हो रखा था, इस कारण इसे नगरीय सभ्यता कहा गया। तीसरा पॉइंट सुनो, चौथा पॉइंट। एक बात बताओ स्टूडेंट, जोधपुर नगर है तो बताओ जोधपुर में नगरों के अंदर सड़कें होगी कि नहीं होगी? तो कान खोल के सुन लेना, कालीबंगा में भी सड़कों का निर्माण हो रखा था समकोण पद्धति में। कौन सी पद्धति में? समकोण का मतलब 90 डिग्री में। और 90 डिग्री पर एक दूसरे सड़कें एक दूसरे को काटती थी। इसी समकोण पद्धति को ग्रिड पद्धति, चैम्सफोर्ड पद्धति और ऑक्सफोर्ड पद्धति भी कहा गया। ईंटों का माप तुम्हें पूछ ले क्या था? तो 30 × 15 × 7.5, आधे आधे करते जाओ। 30 के आधे और 15 के आधे, याद करने का तरीका। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना? लिखो जल्दी से। अब देखो नगरीय सभ्यता क्यों कही गई, उसके पूरे प्रमाण हमने एक साथ ही पढ़ लिए और यहाँ पर लिख लेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखो, दुर्गीकरण के प्रमाण। दुर्गीकरण यानी दुर्गनुमा घर थे। दुर्गीकरण के प्रमाण।
दुर्गीकरण के प्रमाण। नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट, अगले पॉइंट में लिखो स्टार और नोट लगाकर, स्टार और नोट लगाकर लिखो कालीबंगा में अधिकांश घरों का निर्माण, अधिकांश घरों का निर्माण पक्की ईंटों से निर्मित था। किंतु एक बस्ती में, किंतु एक बस्ती में घर कच्चे थे। कच्चे का मतलब समझ गए ना, कच्ची ईंटों से निर्मित घर कच्चे थे, इस कारण इसे दीनहीन बस्ती कहा गया, दीनहीन बस्ती कहा गया। दीनहीन बस्ती कहा गया। लिख लिया स्टूडेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ो, नेक्स्ट आगे बढ़ो और लिखो जल्दी से, लिखो यहां घरों की दीवारें सजावटी, यहां घरों की दीवारें सजावटी, घरों की दीवारें सजावटी, घरों का आंगन, घरों का आंगन अलंकृत ईंटों से निर्मित, अलंकृत ईंटों से निर्मित, लिख लिया। और नंबर 3 पॉइंट लिखो स्टूडेंट, घरों की छतें ढालनुमा, घरों की छतें ढालनुमा, लिख लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट, घरों की छतें ढालनुमा। अब लिखो, लिखो जल निकासी हेतु जल निकासी हेतु लकड़ियों से, हाँ लकड़ियों से निर्मित नालियों के प्रमाण, लकड़ियों से निर्मित नालियों के प्रमाण लकड़ियों से निर्मित नालियों के प्रमाण। नेक्स्ट लिखो अगले पॉइंट में स्टूडेंट, लिखो यहां सड़कों का निर्माण, यहां सड़कों का निर्माण समकोण पद्धति, क्या लिखा आपने, सड़कों का निर्माण समकोण पद्धति ऑब्लिक करके, ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति ऑब्लिक करके, चैम्सफोर्ड पद्धति, लिख लोगे या बोर्ड पर लिखूं? लिख लिया? लिखूं? ओके।
चैम्सफोर्ड पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति, लिख लो जल्दी से। में हो रखा था। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? कंप्लीट लिख लिया ना? हाँ, एक पॉइंट और लिखो, यहां से तंदूर के प्रमाण मिले। यहां से तंदूर के प्रमाण मिले। यहां से तंदूर के प्रमाण मिले। तंदूर होता है ना यार? हाँ, तंदूर के प्रमाण मिले। लिख लिया? ओके, आगे हेडिंग डाल दो, कृषि से संबंधित प्रमाण। कृषि से संबंधित प्रमाण। समझा देता हूं कृषि से संबंधित प्रमाण, सुन लो पहले, एक ही साथ पूरे बता देता हूं। स्टूडेंट, नंबर फर्स्ट याद रखिएगा, जुते हुए खेतों के प्रमाण। दूसरा, मिश्रित कृषि के प्रमाण। तीसरा, लकड़ी से निर्मित हल के प्रमाण। और मिश्रित कृषि में भी गेहूं और जौ के प्रमाण, और गेहूं और सरसों के प्रमाण। ओके, अब सुनो, कालीबंगा में खेतों का जो निर्माण हो रखा था, मैं आपसे सीधा पूछता हूं, हम किसान के ही बेटे हैं, बताओ, खेत के अंदर हमारे पिताजी जो केरे बनाते, क्यारियां, क्या वो मन में आए जैसी आकृति के बनाते हैं क्या? चौकोर बनाते कि नहीं बनाते? और चौकोर यानी हर डिग्री देखोगे तो 90 डिग्री का होगा। तो याद रखना, सड़कों का ही निर्माण ग्रिड पद्धति में नहीं था, खेतों का निर्माण भी कौन सी पद्धति में था? ग्रिड पद्धति में था। इस बात को आप अच्छे से याद रखोगे। ये कृषि से रिलेटेड मैंने प्रमाण बता दिए, पिछला वाला पढ़ेंगे कल। ओके।